दो तरह के दावे ने, एक 4.5 साल के दावे ने, एक 111 दिनों के दावे ने। मतलब दो पार्ट के विच वंडिया जा रहा है दाविਆਂ ਨੂੰ। नहीं दोनों दाविਆਂ ਨੂੰ नहीं हिसाब तो 5 साल का ही होगा ना। ये किवें कह सकते हो तुसीं कि एक डब्बा कढ़ के इसे डब्बे ते ध्यान दिओ बाकी ट्रेन जिहड़ी क्योंकि 100 दिन का हिसाब भी पिछले दिन ही दिता गया। वो तो कल ईडी ने देख लिया 100 दिन का हिसाब, सारा हिसाब, पूरा हिसाब किताब ईडी ने। मेरे ख्याल से पंजाब को लूटने की जिस स्पीड पे काम किया है, इतनी स्पीड में तो पिछले वालों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 111 दिन के अंदर कैश ही कैश, कैश ही कैश, कैश ही कैश, गिननी मुश्किल हो गई वो ईडी वालों को। जैगुआर गाड़ियां, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्रियां, अभी तो गिन रहे हैं सर, अभी गिन रहे हैं और मिलेंगे अभी 111 दिन के अंदर। और फिर बैठ के मैं कल उनको देख रहा था, मतलब जिस तरह से वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया। मैं मानता हूँ मोदी जी अपने विरोधियों को तंग करते हैं, बदले लेते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे ऊपर इतनी रेड कराई, थोड़ा जिक्र भी किया कल उन्होंने। घर के वो तो कहते हैं, कह रहे कि मेरे भांजे पे नहीं, मेरे पे रेड हुई थी जी, मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। इधर 11 मैं तो नहीं रोया, मतलब मेरे को तो वो नहीं आया। भी हुई होनी। और अभी चर्चा खूब तेज चल रही है कि सतिंदर जैन हमारे जो मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो तो तैयार बैठे हैं, आ जाओ कर लो गिरफ्तार। पर चन्नी साहब के घर, इनके रिश्तेदार के घर पे जो 10 करोड़ का कैश मिला जी, मैं आज चन्नी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? बताएं वो ये पैसा किसका है? ये पंजाबियों का पैसा है। और लोग बता रहे हैं जी ये तो बिल्कुल ट्रेलर था। पिछले 111 दिन के अंदर जो दुकान खुली हुई थी, कोई कह रहा है जी 1000 करोड़ कमा लिए, कोई कह रहा है 900 करोड़ कमा लिए, मेरे को नहीं पता, जनता कह रही है। तो मैं पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं मैं आम आदमी हूं, आम आदमी नहीं हूं, बेईमान आदमी हूं। एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है और एक तरफ कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है। जनता को चुनना है, ये मौका मिला है। वाहे गुरु जी ने, गुरु साहब जी ने कितने 66 में वो हुआ था, तब से लेके आज तक इतने सालों के बाद एक इतना सुनहरी मौका दिया है कि एक तरफ चोर हैं, चोरों की पार्टियां हैं, एक तरफ सारे डकैत हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार है। आपको चुनना है। इसे गल ਨੂੰ आधार बना के कल उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कुछ सवाल चके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल होरां ते ਜਦੋਂ खुद ते बीजेपी ने प्रेशर पाया सी उदों ਉਹ शोर मचाਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हो रही है शोर नहीं मचाया। मैं कद्दी शोर, मैं तो अभी आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सतिंदर जैन गिरफ्तार होने वाले हैं जी, ईडी गिरफ्तार करने वाली है अगले कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी नाल तुसी मिले हुए हो। ये बयान दिता कल उन्होंने, कहते गुप्त समझौता, गुप्त समझौता है। कभी कहते हैं उसकी बी टीम है, कभी इसकी बी टीम है। हम किसी की बी या सी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी 3.25 करोड़ पंजाबियों की ए टीम। सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली चलाने में कितनी तकलीफें दी है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमसे बदला लेने में। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे इनकम टैक्स की 3 बार रेड हो चुकी, हमारे 21 एमएलए गिरफ्तार कर चुके, सारे छूट के आ गए, कोर्ट से सबको बरी कर दिया। और चन्नी साहब कहते हैं मैं मिला हुआ हूँ बीजेपी के साथ। मैं तो चन्नी साहब से एक ही मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल तो ऐसा ही है। चन्नी साहब ये बताओ, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 56 करोड़ की एंट्री किसकी है? इसका जवाब दो। ये तो बच गए, नहीं तो 111 दिन में इन्होंने जितनी नौटंकी करी है, आम आदमी आम आदमी आदमी, पता चल गया 10 दिन पहले चुनाव के ये बेईमान आदमी है। लेकिन वो पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कहते हैं। आपको लगता है कि बदलाखोरी है इसमें कहीं? मैं तो कह रहा हूं, जिक्र उन्होंने कर दिया कि जाते हुए अधिकारी हमको बोल कह रहा हूं कि मोदी जी अपने विरोधियों को चुन चुन के तंग करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे पे भी रेड करी थी, मेरे घर से कुछ नहीं मिला। इनके घर से जब इतना कैश मिल रहा है तो जनता पूछ रही है यार कुछ तो बख्श देते। 111 दिन में तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री दी फेरी का बदला लिया जा रहा है। चलो बदला ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? चन्नी साहब इसका जवाब दो। पंजाब ये जानना चाह रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं और कितने हैं, कहां रख रखे हैं, रेता चोरी से कितना कमाया,
रंधावा साहब ने इल्जाम लगाया था ना कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लग रहे। बताओ, रंधावा राणा गुरजीत ने उनके अपने मंत्री, उनके अपने एमएलए आरोप लगा रहे थे कि पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम ऑफिस में पैसे चल रहे हैं नकली। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्होंने 111 दिन में पैसे कमाए, रेता चोरी में पैसे। राघव चड्ढा इनके हल्के में जाके रेता चोरी पकड़ के आया। मतलब भारत के इतिहास में इतनी बेशर्मी पहली बार हुई होगी कि मुख्यमंत्री अगले दिन खड़ा होकर उनको बचा रहा है रेता चोरों को। रेता चोरी में पैसे कमाए इन्होंने, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए इन्होंने। कितने पैसे कमाए चन्नी साहब, ये जब भारत पंजाब जानना चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ? आज उनका सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है पंजाब में। अगर हम सारे सर्वे में नंबर 1 आ रहे हैं तो वो नंबर 2 आ रहे हैं। तो वो जबरदस्ती कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, नहीं, जबरदस्ती कीचड़, वो चिपक नहीं रहा कीचड़। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो क्या चन्नी पर पर्चा होगा? हमें किसी से बदला नहीं लेना। हम नहीं, अगर बदले, इतनी serious एक मिनट, हम बदले की राजनीति करने नहीं आ रहे। लेकिन जिन जिन लोगों ने पंजाब को लूटा है, मैं पंजाब की जनता से जानना चाहता हूं, उनसे पैसा वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कि इसको जेल में डाल देंगे उसको, ये ना, पंजाब को उसका न्याय दिलाएंगे, पिछले 60 साल का न्याय दिलाएंगे। पंजाब का पैसा एक एक नए नए पैसे का हिसाब लेंगे। नहीं, एक मिनट, बराड़ साहब, गौरव, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है हमसे कि पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी, और पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा मैं उसको सेकेंडरी करता हूँ। पहले मुझे ये बता दीजिए, ये 3 लाख करोड़ कहाँ पे खर्च हुआ, गया कहाँ ये 3 लाख करोड़? ना तो पंजाब में कोई पिछले 15-20 साल से कोई स्कूल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई सड़क बनाई। जितनी सड़कें बनी हैं वो प्राइवेट कंपनियों ने बनाई हैं। ना कोई अस्पताल बना, ना किसी को नौकरी मिली। तो ये 3 लाख करोड़ गया कहाँ? पहले तो ये ढूंढने वाली बात है ना। हाँ, इनके महलों की दीवारें बहुत ऊंची हो गई, इनके 7 स्टार बन गए, इनकी बसों की फ्लीट बढ़ गई हजारों की गिनती में, इनके जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बन गए। तो इससे ज़्यादा क्या लापरवाह सरकार हो सकती है कि सर डीजीपी के नकली साइन करके पता नहीं कितनी बदली कर दी। कल दो इंस्पेक्टर पकड़े, मतलब डीजीपी के साइन नकली और पुलिस बदली जा रही है। मतलब इससे ज्यादा सर्कस। मान साहब, मेरा यही लोग भी जानना चाहते होंगे ना पंजाब ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਂਗੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ? ਲੱਗਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, लेकिन बदले की भावना से नहीं लेंगे। इसको अंदर करना है, उसको ये करना है, वो नहीं होगा। लेकिन जो पंजाब का इन्होंने पैसा लूटा है वो पैसा इनसे वापस लेके स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, दवा देंगे लोगों को, नशा मुक्त करेंगे, अच्छा शासन देंगे। वो सारा पैसा इन लोगों से वापस लेके, जो अभी भगवंत जी कह रहे थे जी, इनके तो मकानों की दीवारें ऊंची होती गई और लोगों के मकान बिक गए। एक तरफ लोगों के मकान बिक रहे हैं, लोग गिरवी रखते जा रहे हैं, मकान गिरवी रख के कनाडा भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और दूसरी तरफ ये महल बनाते जा रहे हैं। ये बंद होगा। अब ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आ गई, पिछला भी हिसाब लेंगे और आगे अच्छा भविष्य बनाएंगे। मान साहब कुछ कहना चाहते? देखो, पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ के लगभग तकरीबन। जे ज़्यादा ना करिए ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਲਈਏ, 20% ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 34,000 ਕਰੋੜ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, 24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 73% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਐਨਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹਦੇ UN ਦੇ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 69,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਕਰਤਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, IRS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈ ਸ਼ਵੇਤਾ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਬਜੋਤ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਕ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ PN ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਸਰ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ। MBA PhD ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ 4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19,000 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ 13,000 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ डिफरेंस है सर? जी, दिल्ली में 2,000 स्कूल हैं। हाँ जी। जिसको 2,000 स्कूल ठीक करने आते हैं वो 19,000 भी कर देगा। तुम लोगों से तो 5 स्कूल भी ठीक नहीं हुए 70 साल में। आज भी आप देख लो जी। जब मैं और भगवंत मान जी घूमते हैं पूरे पंजाब में, हम क्या कहते हैं? हमें वोट दो, हम स्कूल ठीक करेंगे। जी। जैसे दिल्ली में स्कूल ठीक करे ऐसे यहाँ भी स्कूल ठीक करेंगे। कांग्रेस कहती है कि हमें वोट दो, हम स्कूल ठीक करेंगे, नहीं कहती। बादल साहब कहते हैं कि हमें वोट दो, स्कूल ठीक करेंगे, नहीं कहते। जब उन्होंने इतने सालों में ठीक नहीं करे, 19 साल तक बादल परिवार की सरकार थी, 26 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 स्कूल ठीक नहीं करे 19 साल में बादलों ने। 26 साल में कांग्रेस ने 5 स्कूल ठीक नहीं करे। हमने तो 5 साल में 2,000 स्कूल ठीक कर दिए, तो पंजाब में 5 साल में 19,000 स्कूल भी ठीक कर देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक आदमी आया अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास, SC भाईचारे का था जी। तो मैंने उनसे पूछा कि किसको वोट दोगे? बोले जी आपको। मैंने कहा क्यों? जी। चन्नी साहब तो कहते हैं कि मैं भी SC भाईचारे का हूँ, सारे SC भाईचारे वाले मेरे को वोट दो। जी। कहते हैं साहब आपने स्कूल जिस तरह से ठीक कर दिए ना, अगर हमारे पंजाब के स्कूल अच्छे हो गए तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। और स्कूल केवल आपको ही ठीक करने आते हैं, इनको ठीक करने नहीं आते। तो मैं वोट तो आपको ही दूंगा। और कहता है हमारे इलाके में सारे SC भाईचारे के लोग आप ही को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। आप पंजाब का भविष्य बनाओगे। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, SC ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਜੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ मैं 2022 ਚ? सबको कहना चाहता हूँ, जी ये पार्टियां आपको बांटती हैं। एक पार्टी कहती है कि फलाना फलाना सिख हमारा जी वोट बैंक, दूसरी पार्टी कहती है हिंदू हमारा वोट बैंक, तीसरी पार्टी कहती है एससी हमारा वोट बैंक। हमारा 3 करोड़ पंजाबी हमारा वोट बैंक है, हिंदू भी हमारा वोट बैंक है, एससी भी हमारा वोट बैंक है, पंजाबी भी हमारा वोट बैंक है। हम स्कूल ठीक करेंगे, उसमें हिंदुओं के बच्चे भी जाएंगे, उसमें सिखों के बच्चे भी जाएंगे, उसमें एससी के बच्चे भी जाएंगे, उसमें गरीब के बच्चे भी जाएंगे, उसमें अमीर के बच्चे भी जाएंगे, उसमें इस जाति के बच्चे भी जाएंगे, उस जाति के बच्चे भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे, जैन भी जाएंगे। हर धर्म के बच्चों के लिए काम करेंगे हम, पंजाब के भविष्य के लिए काम करेंगे हम लोग। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुख्यमंत्री के हलके से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे गांव में ना एक अस्पताल नहीं है चमकौर तो साहब से? हाँ जी हाँ जी, अच्छा। गांव से हूँ। हमारे अस्पताल तो है पर लेकिन उसमें सुविधा कोई नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग बीमार हो जाए या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उसको लेकर जाना हो और शहर में जाना पड़ता है। गांव में कोई है नहीं, उसका सुविधा केंद्र नहीं है, अच्छे से नहीं है। अगर है तो उसमें कोई दवाई नहीं मिलती। तो आप आम आदमी पार्टी उसके लिए क्या सुविधा लेकर आ सकती है? चमकौर साहब से चन्नी साहब 2007 से एमएलए हैं। थैंक यू। 2007 2007 से 15 साल हो गए। 15 साल में जो शख्स एक हल्का ठीक नहीं कर सका 15 साल में, वो पंजाब कैसे ठीक करेगा? एक गांव के, मैं तो नहीं बोला, ये तो खुद ही बोल रही हैं कि उस गांव, उस पिंड के अंदर एक दवाखाना नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक डिस्पेंसरी नहीं है। तो बहन जी आप दिल्ली गए हो कभी? ਮਾਈਕ दिल्ली गए हो? माइक दे दो। हाँ सर, दिल्ली तो गए हैं पर अस्पताल नहीं देखे मैंने कभी। वो वाले अभी यूट्यूब पर मैंने देखा है, सभी कुछ देखा है। मोहल्ला क्लिनिक खोले हमने वहाँ पे। हाँ जी सर। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है कि 2-3 कमरे का एक छोटा सा अस्पताल होता है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं, सारी दवाइयाँ मुफ्त होती हैं, डॉक्टर मुफ्त होता है। तो जितनी भी छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, सर्दी जुकाम बुखार ये वो जितनी भी बीमारियाँ हैं, हाँ उनका सारा इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता है। तो एक तो हम पंजाब में पिंड क्लिनिक खोलेंगे, वैसे जैसे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे हर पिंड में एक एक क्लिनिक खोलेंगे और हर वार्ड में एक एक क्लिनिक शहर में। तो 16,000 यस सर। मोहल्ला क्लिनिक और पिंड क्लिनिक खोलेंगे। दूसरा, उसके ऊपर फिर एक पॉलीक्लिनिक होता है दिल्ली में, अभी हमने बनाए हैं, उसमें 8 किस्म के डॉक्टर बैठते हैं। गायनी का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, अलग अलग किस्म के 8 किस्म के डॉक्टर होते हैं। वो खोलेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद बड़े बड़े अस्पताल होंगे, उनको ठीक करेंगे। तो दिल्ली में ये सब छोड़ो, कितने क्लिनिक खोलेंगे उससे आपको क्या लेना देना। हाँ जी सर। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग। यस सर। अभी तक तो मैं कहता था केजरीवाल की गारंटी, अब केजरीवाल और भगवंत मान की गारंटी दे रहे हैं। तो दिल्ली में हमने 2 करोड़ दिल्ली वालों को गारंटी दी है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ, उसका सारा इलाज, अच्छा इलाज हाँ जी मुफ्त देगी सरकार। जी सर, थैंक यू। वो 3 करोड़ पंजाबियों को भी आज हम गारंटी दे रहे हैं। सरकार बनेगी, समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज बनेगी और कल हो जाएगा, 2 साल 3 साल, लेकिन अगले चुनाव के पहले पहले आपको पंजाब के अंदर इतनी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और इसकी व्यवस्था मिलेगी। और अगर हम ना करें तो अगली बार वोट मत देना हमको। थैंक यू सर। सही कहा मैंने बिल्कुल सही, मान साहब। बिल्कुल सही है। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, जी कर सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली में अस्पताल अच्छे करे, जी कर सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली में बिजली अच्छी करी, 24 घंटे यहाँ भी कर सकते हैं। जी दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे काम करे, वो यहाँ कर सकते हैं। अब कई सारे काम पंजाब में पहली बार करेंगे, वो फिर दिल्ली लेके जाएंगे। क्योंकि रिवर्स हो गए। जी भाई गौरव जी,
जी जी आज एक चीज बस मैं कहना आज दिल्ली मॉडल पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। जी कल भगवंत मान एक पंजाब मॉडल बनाएगा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होगी। भगवान जी क्योंकि मैं यही गल कहना चाहता सी जो अरविंद जी ने कही है, पंजाब एक फुल स्टेट है, फ्री स्टेट है, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੀਡੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਛਿੰਝਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਮੁਖ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं? पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त बेअदबी के मामलों का बहुत ज़्यादा जिक्र था जी, पर गाड़ी के अंदर जो हुआ था, और कैप्टन साहब ने, कांग्रेस वालों ने गुटखे की सौं खाई थी गुटका साहब जी की कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर दोषियों को सज़ा देंगे। 5 साल हो गए इन्होंने सज़ा नहीं दी। अगर उस वक्त इन्होंने उनको सख्त सज़ा दे दी होती। जी, क्यों नहीं दे रहे सज़ा? क्योंकि जो मास्टरमाइंड हैं उस पूरे इंसिडेंट के, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग हैं और वो मिले हुए हैं सारे, ऊपर कांग्रेस और ये सारे मिले हुए हैं, ये सज़ा देना नहीं चाहते। इसीलिए ये वारदातें बढ़ रही हैं। अभी चन्नी साहब के दौरान तो कई इस किस्म की वारदातें सुनने हैं। दरबार साहब जी के अंदर हुआ और भी इधर उधर सुनने को लगे। जी, लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जी, और रोज़ सुनते हैं कहीं पे टिफ़िन बॉम्ब मिल गया, कहीं पे ये मिल गया, कहीं पे असला मिल गया। तो एक आम हिंदू भी बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है और एक आम पंजाबी भी बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं पंजाब के लोगों को आश्वासन, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भगवंत मान जी भी अभी इस पे बोलेंगे, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, ये सारे हमसे नफ़रत करते हैं। पंजाब के एक एक पंजाबी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी की, उसके घर की, उसके फैमिली की, उसके व्यापार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। आपको पूरी तरह से हम आश्वस्त करते हैं। इन सारे दोषियों को आप 2-4 मामलों में कड़ी सज़ा दे दो, मैसेज चला जाता है यार अब पंजाब सरकार बदल गई है, अब नई सरकार आ गई है, अब नहीं चलने वाला। ये सारे अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ ਆੜਤੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾ, ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆ ਕੋਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ